नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम वेरियस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जिससे हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, और अगर हम भी बनाते कॉन्स्टिट्यूशन को तो क्या उसमें चैप्टर्स होने चाहिए थे, क्या आर्टिकल्स होने चाहिए थे। तो जैसा हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बट जैसे ही यह आज़ाद हुआ तो बात यह आई कि इस देश को गवर्न कैसे किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। इसके लिए एक बुक लिखी गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप अगर इस बुक का पहला चैप्टर देखेंगे तो इसमें बेसिकली इंडिया के बारे में डिफाइन किया गया है कि इंडिया को हम कहेंगे किस नाम से। तो नेम इसका भारत होगा एंड इसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होगा, जैसे डिफरेंट स्टेट्स होंगे। अगर डिफरेंट स्टेट्स होंगे तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें हम ओवर द टाइम और भी इंडियन यूनियन में एडमिशन देंगे। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके नेम, बाउंड्रीज या एरिया को चेंज करेंगे। एंड फाइनली अगर चेंजेस करेंगे तो हमें शेड्यूल्स 1 एंड शेड्यूल्स 4 को भी चेंज करना होगा, जिसमें बेसिकली शेड्यूल 1 में जैसे मेंशन है हमारे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के डिटेल्स के बारे में, कब उनका फॉर्मेशन हुआ, कब वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हुए। शेड्यूल 4 बताता है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो जब भी न्यू स्टेट बनता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, रिसेंटली तेलंगाना बनाया गया, तो इन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत होगी। तो इसके लिए शेड्यूल 4 राज्यसभा से रिलेटेड है, उसे भी चेंज करना होगा। जब हमने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन डिफाइन कर दिया, नेम डिफाइन कर दिया, तो अब आते हैं यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर। तो इसलिए चैप्टर 2 सिटीजनशिप की बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। जैसे इसमें बताया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय क्या सिटीजनशिप की स्टेटस रहेगी लोगों का जो ऑलरेडी वहाँ पर थे। कुछ लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे उनकी क्या सिटीजनशिप की स्टेटस है। जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए उनकी क्या सिटीजनशिप स्टेटस रहेगी। जो कॉलोनियल टाइम में इंडिया छोड़कर बाहर चले गए थे, जैसे इंडेंचर्ड लेबर्ड हो गए, वो अगर इंडिया से रिलेशन रखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सिटीजनशिप होगी। एंड फाइनली जो देश छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले गए हैं, जो बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए हैं, उनकी रेस्पेक्ट में सिटीजनशिप की स्टेटस क्या रहेगी। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वह बाय लॉ रेगुलेट कर सकता है राइट ऑफ सिटीजनशिप को। जब सिटीजन्स की बात कर लिए तो इनके हमें अधिकार की भी बात करनी होगी, राइट्स की बात करनी होगी। तो चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। डिफरेंट राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है तो आपको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों राइट्स देने से ही काम नहीं बना। हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे देखते हैं कि आज भी चाइल्ड लेबर अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं होता, रिच एंड पुअर डिवाइड हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ उन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन हो, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन हो जो स्टेट के पॉलिसीज मेकिंग में एज ए गाइडेंस रोल प्ले करें, सो दैट इस इनक्वालिटी को हटाया जा सके। इसलिए चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। लेकिन अगर लोगों को आपने राइट्स दिए हैं, उनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, तो लोगों का भी जिम्मेवारी है कि वह इस देश से जुड़े कुछ ड्यूटीज़ को निभाएं, जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। इसे आर्टिकल 51 में दिया गया है अंडर चैप्टर 4A। जब सब कुछ डिफाइन हो गया तो अब इन सिटीजन्स के लिए लॉ कौन बनाएगा। तो लॉ बनाने के लिए देखते हैं तो सबसे पहले चैप्टर 5 में यूनियन गवर्नमेंट की बात कही गई है फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 151। इसमें एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर की बात कही गई है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की बात कही गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया। एंड फाइनली कैग की बात कही गई है। यूनियन लेवल के बाद हम देखते हैं तो स्मॉल स्टेट लेवल के लिए भी चैप्टर 6 स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237। इसमें भी एग्जीक्यूटिव्स की बात कही गई है, लेजिस्लेटिव की बात कही गई है, एंड फाइनली जुडिशरी की बात कही गई है। यूनियन एंड स्टेट्स के बाद कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज।
ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जैसे स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए चैप्टर 8 में यूनियन टेरिटरीज की बात कही गई है फ्रॉम आर्टिकल 239 टू 242। जैसे इनके एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव की बात करें तो या तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है कि क्या इनका रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर जैसा हम जानते हैं दिल्ली एंड पौंडीचेरी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात कही गई है। एंड फाइनली जुडिशरी की बात करें तो इनके लिए हाई कोर्ट्स के प्रोविज़न है कि इनका या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट होगा, या फिर जितने स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ इन्हें मर्ज किया जाएगा। यूनियन टेरिटरीज के बाद देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और भी लोकलाइज लेवल पे जाने की ज़रूरत है। तो लोकलाइज लेवल जाने की ज़रूरत है मतलब स्टेट्स के अंदर भी देखें तो रूरल एरियाज़ में पंचायत की बात कही गई है, अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटी की बात कही गई है, एंड किसी भी सोसाइटीज़ में स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्मेशन होते हैं फॉर देयर ओन गवर्नेंस, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात कही गई है इन चैप्टर 9, 9A एंड 9B। जब हमने सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर ली जो कि लॉ बनाएंगे दोस्तों, तो फाइनली हमें चैप्टर 10 में भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ को डिस्कस करना पड़ा, बिकॉज इन एरियाज़ में देखें जैसे पूरे इंडिया लेवल पे देखें आप तो कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, वैसे एरिया जो बहुत ही बैकवर्ड हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनका अपना एक यूनिक एग्जिस्टेंस है, यूनिक कल्चर है, यूनिक उनका लैंग्वेज है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी सिस्टम भी यूनिक होना चाहिए उनके लिए, इसलिए चैप्टर 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है जो बेसिकली शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 को मेंशन करता है। सिंस शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा। एंड जब सभी एरियाज की बात कर लिए तो जरूरी है कि सभी के बीच में एक रिलेशन मेंटेन रहे, एक कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, ताकि पूरा देश एक अच्छे से काम कर पाए। इसलिए चैप्टर 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जैसे कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे यूनियन लॉ बना सकती है, किस पे स्टेट बना सकती है, किस पे यूनियन स्टेट दोनों बना सकते हैं। देन यूनियन किन केसेस में स्टेट लिस्ट से रिलेटेड भी लॉ बना सकती है। एंड फाइनली प्रेसिडेंट को बताया गया है कि वह सभी राज्यों के बीच में एक अच्छा से कोऑर्डिनेशन होता रहे, इसलिए एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाए। दोस्तों जब सभी रिलेशंस की बात कर लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो अब ये देश चलेगा तो चलाने के लिए देश को फाइनेंस की ज़रूरत होगी, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स होंगे। तो इसके लिए चैप्टर 12 में फाइनेंस की बात कहा गया है। फाइनेंस की बात जैसे कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में प्रोविजंस हैं। आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो उन्हें रखना कहाँ है, तो इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट है। इन केस अगर कुछ इमरजेंसी आए, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। डिफरेंट बोरोइंग्स के प्रोविजंस हैं। देन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो इन द नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट होंगे, जैसे प्रेसिडेंट होगा यूनियन के लिए, इन डिफरेंट स्टेट्स के लिए गवर्नर होंगे। जो भी सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स होंगे वो इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया होगा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नाम पे होगा। एंड फाइनली फाइनेंस की बात कर लिए दोस्तों, तो फाइनेंस होगा कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए जरूरी है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसलिए चैप्टर 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307, जिसमें इसमें बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स होना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साथ में पार्लियामेंट को पावर भी दी गई है कि अगर किसी केसेस में इस ट्रेड कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट करें तो कर सकती हैं, बट यह पावर अनलिमिटेड नहीं है, इस पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यह लॉ ऐसे नहीं होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट करे इंटर स्टेट के बीच में, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एडवांटेज मिले, इन सब की बात कही गई है। एंड जब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लिया हम लोगों ने, तो इसके बाद बात की गई है डिफरेंट सर्विसेज की, कि अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं तो उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि कुछ अथॉरिटी होना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जो उसके स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करें। इसलिए चैप्टर 14 वेरियस सर्विसेज की बात करता है अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एंड जब इन सर्विसेज को आप क्रिएट करेंगे तो हो सकता है जॉब कंडीशन को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हों। आप ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो हो सकता है इंडस्ट्री को लेकर, लेबर को लेकर कुछ
डिस्प्यूट्स हों, तो इसके लिए चैप्टर 14A डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स की बात करता है जो एडजुकेटिंग बॉडीज़ हैं। जैसे 323A में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है जो सिविल सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को देखेंगे, एंड डिफरेंट मैटर्स लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट्स, इन सब के लिए इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए आर्टिकल 323B में कहा गया है। फाइनली जब आपने सारा सिस्टम सेटअप कर दिया है तो अब जरूरत है कि लोगों के रिप्रेजेंटेशन का, कि लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट किया जाए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, एंड उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन हो, सो दैट लोगों के रिप्रेजेंटेशंस चुने जाएं। तो चैप्टर 15 इसके बाद इलेक्शंस की बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। जैसे ये कहता है कि इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा पाए, साथ ही साथ ये डिस्क्रिमिनेशन को रोक पाए फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। पार्लियामेंट एंड स्टेट के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाने हैं तो वो किस कंडीशन में प्रोविजंस बना सकते हैं। एंड फाइनली ये भी बताया गया है कि इलेक्शन मैटर्स में कोई भी कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगेन देखते हैं तो कुछ एरियाज जो कि बैकवर्ड एरियाज थे, जो कि ट्राइबल एरियाज थे, ये अपना रिप्रेजेंटेशंस इक्वल फुटिंग पे नहीं दे पाएंगे जैसा कि रेस्ट ऑफ इंडिया दे पाते हैं, बिकॉज इनका यूनिक कल्चर है। हो सकता है कि ये वोटिंग को समझ भी ना पाएँ, इसलिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस फ्रॉम आर्टिकल 330 टू 342 इन चैप्टर 16। स्पेशल प्रोविजन जैसे दोस्तों 330 एंड 331 में देखते हैं तो इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है कि लोकसभा में इनका रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 332 एंड 333 में बताया गया है कि ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एंड एंग्लो इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इवन अगर इनके क्लेम्स को रिप्रेजेंट करना हो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, तो डिफरेंट सर्विसेज एंड डिफरेंट पोस्ट पे भी इनके लिए प्रोविज़न करने पड़ेंगे। जैसे अगर एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपीएससी हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर दिया जाता है। इसी तरह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए इनके लिए एजुकेशनल ग्रांट्स की बात कही गई है। फाइनली इनका रिप्रेजेंटेशन सही से हो, इनके ग्रीवियंसेस सही से आए, तो नेशनल कमीशन सेटअप करने की बात कही गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एंड ये भी बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अगर देश में कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके भी कंडीशंस को इंक्वायर करने के लिए कमीशन होना चाहिए। फाइनली यह प्रेसिडेंट होगा जो स्पेसिफाई करेगा कि शेड्यूल कास्ट क्या है एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्या हैं बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। जब हमने सभी के प्रोविजंस की बात कर ली, सभी का ध्यान रख लिया, सभी का रिप्रेजेंटेशन को देख लिया, देश में रूल्स रेगुलेशंस लॉ बनने लगे। बट प्रॉब्लम आई लैंग्वेज को लेकर कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो वह हिंदी या इंग्लिश में बनाएगी, बट उसे अगर इम्प्लीमेंट करना हो तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, तो वहाँ के लैंग्वेजेस जो हैं वो तमिल हो गए, मलयालम हो गए, तेलुगु हो गए, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलती है। हो सकता है उन्हें इंग्लिश या हिंदी समझ में ना आए। जुडिशरी इसी तरह से उनकी वहाँ पे लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो चैप्टर 17 ये डिफरेंट लैंग्वेज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को एड्रेस करता है। जैसे लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात कही गई है कि हिंदी होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। रीजनल लैंग्वेज को 345 में बताया गया है कि डिफरेंट स्टेट्स के ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे, एंड 346 में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन की बात कही गई है। 347 में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, कि अगर कोई पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वह किसी स्पेशल लैंग्वेज को बोल रही है तो उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए। एंड फाइनली कमीशंस बनाने की बात कही गई है जो इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ध्यान रखे। एंड इसमें यह भी बताया गया है कि यूनियन को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन हो, इसलिए 351 आर्टिकल में डायरेक्टिव्स की बात कहा गया है टू यूनियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज।
जब लैंग्वेज का भी इशू सॉल्व हो गया तो देश में लॉज बनने लगे। बट प्रॉब्लम देश के अंदर ही नहीं है, अगर देश के बाहर से आती है तब क्या करेंगे? जैसे चाइना का अटैक हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री पे, सपोज पाकिस्तान का अटैक हो गया जम्मू कश्मीर में, या फिर किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात करें जैसे उड़ीसा झारखंड में नक्सलाइट माओइस्ट की अटैक हो गई, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर हो सकता है। जरूरत पड़ सकती है कि सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे मोबिलाइज किया जा सके सो दैट इस एक्सटर्नल एग्रेशन को रोका जाए और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करे। तो इसलिए चैप्टर 18 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पे क्या होगा इसकी भी बात कही गई है। जैसे यूनियन का पूरा कंट्रोल हो जाता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है देश। डिफरेंट प्रोविजंस बताए गए हैं कि कैसे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सच टाइम। किसी स्टेट में अगर मान लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल आएगा। एंड इवन जब इमरजेंसी की प्रोविजन होती है, जब रिक्वायरमेंट होता है कि पूरे रिसोर्सेज को एक जगह मोबिलाइज किया जा सके, तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए आर्टिकल 358 इवन सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 भी कहता है, एंड 359 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक और राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट ये राइट को भी 359 में सस्पेंड कर दिया गया है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ राइट टू मूव टू कोर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3। लास्टली इसमें बताया गया है कि इन केस अगर देश में फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाए तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी प्रोविजंस लाई जा सकती है। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि इमरजेंसी, जब देश इमरजेंसी प्रोविजन लाकर हमने हर तरह से देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, तो कुछ टॉपिक ऐसे थे जिन्हें स्पेशल चैप्टर में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उनके लिए चैप्टर 19 में मिसलेनियस प्रोविजंस लाए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 361 टू 367। जैसे 361 की ही बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जब अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने पावर को, तो उन्हें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होना होगा। उनके अगेंस्ट में कोई भी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे और भी देख सकते हैं कि अगर फेलियर ऑफ स्टेट टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन, जैसे यूनियन गवर्नमेंट अगर कुछ डायरेक्शन देती है स्टेट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसे पूरा नहीं कर पाती है, तो इस केस में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आएगा। इसके बाद डिफरेंट डेफिनेशंस की बात कही गई है इस मिसलेनियस टॉपिक में। जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, एंग्लो इंडियन कौन है, आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज बोरोइंग, व्हाट इज डेब्ट, व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड फाइनली व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बताया गया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस क्लॉजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉज एक्ट 1897। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। बट कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है कि ओवर द टाइम एज पर रिक्वायरमेंट हमें अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़े, कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत पड़े। इसलिए चैप्टर 20 अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है इन आर्टिकल 368। तो जब अमेंडमेंट की ही बात कर लिए, तो अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ गया है, जब हमारा बन गया था, तो उस समय कुछ टेम्पररी प्रोविजंस थे। टेम्पररी प्रोविजंस मतलब हुआ कुछ वैसे प्रोविजंस, कुछ वैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से पहले से चले आ रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी आएंगे, बट कुछ दिनों तक ही रहेंगे जब तक कि उसका एक सेटअप, मशीनरी सेटअप ना हो जाए। जैसे कि पार्लियामेंट टू मेक लॉ फ्रॉम स्टेट लिस्ट एज इफ दे वेर द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था, बट रिसेंटली हमने देखा कि इसमें अमेंडमेंट ला दिया गया है। सिमिलरली आर्टिकल 371 में टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड मैनी अदर स्टेट्स दिया गया है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस वैसे प्रोविजंस है जो ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल पास्ट टू न्यू रिपब्लिक इंडिया इम्पैक्ट नहीं होंगे। जैसे कि हमारे जो जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, उनमें जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी या उनसे रिलेटेड जो ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स हैं, वो जैसे फंक्शन कर रहे थे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो अभी भी वैसे ही फंक्शन करेंगे। जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो गए, उनका कंडीशन ऑफ जॉब वैसे ही रहेगा जैसे पहले था।
कैग हो गया, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, इनके भी जॉब कंडीशंस जैसे पहले थे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से वैसे ही अभी भी रहेंगे। इसी तरह कुछ स्पेशल प्रोविजंस की भी बात कही गई है कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन में के ट्रांजिशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस समय पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू रिमूव द डिफिकल्टीज। इसी तरह स्पेशल प्रोविजन एज टू द ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंडेड फॉर 5 years, इसे 5 years के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इन सब के बारे में डिटेल में हम डिफरेंट चैप्टर्स में देखेंगे। फाइनली चैप्टर 22 में शॉर्ट टाइटल की बात करता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो लिखा है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स, इसे कहेंगे क्या? तो इसका शॉर्ट टाइटल होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट की बात करें तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो जाएगा, जब कमेंस करेगा तो उस समय कौन कौन से आर्टिकल इनटू एक्शन आ जाएंगे। जैसे हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इनेक्ट हो गया था एंड हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। तो बहुत सारे प्रोविजंस थे जो उस समय से ही फंक्शनल हो गए थे, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, बट बहुत सारे वैसे आर्टिकल थे जिन्हें कि 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया गया। उन्हीं के बारे में कमेंसमेंट में बात किया गया है। फाइनली अगर रिपील की बात करें तो रिपील्स में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था तब तक इसी एक्ट के थ्रू हमारा इंडिया गवर्न हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके भी प्रोविजंस देश में चल रहे थे। सिंस हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया एंड फाइनली कमेंस कर लिया 26 जनवरी 1950 को, तो इन सब एक्ट्स को रिपील कर दिया गया। तो इन ब्रीफ देखते हैं दोस्तों अब। तो चैप्टर 1 यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में है। चैप्टर 2 वहाँ रहने वाले सिटीजन्स के बारे में है। चैप्टर 3 उन सिटीजन्स के राइट्स की बात की गई है। चैप्टर 4 उन सिटीजन्स के राइट्स के बाद उनको रूल कैसे करना है, उनके लिए पॉलिसीज़ की बात कही गई है, उनसे रिलेटेड ड्यूटीज़ की बात कही गई है। चैप्टर 5 में बताया गया है कि लॉ कौन बनाएंगे, तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे। चैप्टर 6 बताता है स्टेट गवर्नमेंट भी हैं। चैप्टर 8 कहता है कि यूनियन टेरिटरीज भी हैं। चैप्टर 9 में लोकल लेवल पे हमने देख लिया, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव को। एंड फाइनली चैप्टर 10 में देखा हम लोगों ने कि और भी जो बैकवर्ड एरियाज बच गए थे, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, उनका भी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। फाइनली जब डिफरेंट बॉडीज को डिफाइन कर दिया गया तो चैप्टर 11 में उनके बीच में रिलेशंस की बात करता है। जब रिलेशंस की बात करते हैं तो रूल्स एंड लॉ चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, इसलिए चैप्टर 12 फाइनेंस की बात करता है। फाइनेंस के लिए जरूरत है कि ट्रेड एंड कॉमर्स हो, तो चैप्टर 13 ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है। ट्रेड एंड कॉमर्स स्मूथली फंक्शन करें इसलिए डिफरेंट सर्विसेज चाहिए, तो चैप्टर 14 में सर्विसेज की बात कही गई है। एंड उन सर्विसेज को लेकर अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो तो उसके लिए डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, तो 14A में ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है। जब सब कुछ सेटअप हो गया तो लोगों के अब रिप्रेजेंटेशन की बात आई कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो उनके ग्रीवियंसेस को प्रेजेंट करे, तो चैप्टर 15 इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन में हम देखते हैं कि कुछ जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनका स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो चैप्टर 16 स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस। जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, जब लॉ बनने शुरू हो गया तो लैंग्वेज का इशू आया, इसलिए चैप्टर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज देकर इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद जब देश में लॉ बनने लगे तो फर्दर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर इन स्टेट्स, तो चैप्टर 18 में इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो चैप्टर 19 में कुछ वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जिनके लिए स्पेशल टॉपिक नहीं होता है, उसे मिसलेनियस में रखा गया, जैसे वेरियस डेफिनेशंस क्या होंगे जिस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिफाइन किया है, यूज़ किया है। एंड फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी ओवर द टाइम तो चैप्टर 20 अमेंडमेंट्स की बात करता है, और इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। जब तैयार हो गया अब उसे इनेक्ट करना है, कमेंस करना है, तो कुछ वैसे प्रोविजन जो टेम्पररी होंगे, जो ट्रांजिशन में काम आएंगे, एंड कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। एंड फाइनली हमारा जब कमेंसमेंट हो गया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा, उसके लिए शॉर्ट टाइटल की बात कही गई है, कमेंसमेंट की बात कही गई है, एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी बात कही गई है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू खत्म हुआ दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप educateindia1508@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और इस तरह से इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए, इस पे एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड डिफरेंट चैप्टर्स को अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।